बहुत ही खूबसूरत राज्य था खनकपुर। राज्य में सब तरफ खुशहाली थी। वहाँ का राजा भैरव सिंह अपनी प्रजा के प्रति बहुत वफादार और प्रेम भाव रखने वाला राजा था। उसी राज्य में एक परिवार रहता था जिसका मुखिया ख्याली चंद था। ख्याली चंद के 2 बेटे थे जिनकी चिंता हमेशा ही ख्याली चंद को सताती रहती थी कि उनके जाने के बाद वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। एक दिन ख्याली चंद ने अपने दोनों बेटों की बुद्धि परीक्षण की बात सोची और अपने पास बुलाया। पिताजी, आपने हमें बुलाया? आओ बेटा, जैसा कि तुम दोनों जानते हो, अब मेरी सांसें कभी भी थम सकती हैं। तो आखिरी समय में चैन से मैं मर सकूं, इसलिए सोचा कि आप दोनों मेरे जाने के बाद अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन यापन कर पाओगे या नहीं, मैं अपनी आंखों से ये देखना चाहता हूँ। पिताजी, अगर आप बुद्धि परीक्षण या कुछ इससे संबंधित कार्य करने को कहोगे तो मेरा ख्याल तो मन से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं तो अपनी पहलवानी में ही खुश हूँ। और दिमाग का प्रयोग ना पिताजी, आप छोटे से जो बन पाए वो करवा लीजिए। और ये बोलकर चमन अपना मुद्गल उठाकर अखाड़े में जाकर व्यायाम करने लगा। बेटा रोशन, चंदन तो पहलवानी कर अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? पिताजी, आपका रोशन ही तो है जो आपका नाम रोशन करेगा। मैं कोई छोटे मोटे काम नहीं करने वाला, राजा का सलाहकार बनूंगा पिताजी। अरे तुम इतने बड़े बड़े सपने देखना बंद करो भाई, हैं? और कोई काम सीखना शुरू कर दो ताकि कल को कोई तुम्हें लड़की दे सके और तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, समझे? पिताजी, बनूंगा तो मैं सलाहकार ही, चाहे कुछ भी हो। अच्छा ठीक है, तो फिर दो अपनी बुद्धि का इम्तिहान, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम राजा भैरव सिंह के दरबार में सलाहकार बनने के लायक हो। हाँ हाँ पिताजी, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा, कहिए आप। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे, जिसमें सबसे पहले किसी समझदार लड़की से शादी करनी होगी। उसके बाद क्या करना होगा पिताजी? दूसरा पड़ाव पहला पड़ाव पार करने के बाद बताऊंगा, पहले इसे पूरा करो। जैसा आप कहें पिताजी। और घर से बाहर निकल जाता है। अब देखता हूँ बिना काम काज के शादी कैसे रचाता है, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। इधर रोशन राज्य के एक जमींदार के खेत में काम कर रही कुछ औरतों को देखकर, अब आपसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी। जी बोलिए, क्या बात करनी है? मेरा नाम रोशन है और मैं पास ही में रहता हूँ। आपसे शादी करने का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। शादी का प्रस्ताव? हाँ, आप क्या काम करते हैं श्रीमान? मैं राज दरबार में सलाहकार नियुक्त होने वाला हूँ। क्या? अपनी हालत देखो पहले, कुछ भी बोले जा रहे हो। राज दरबार में सलाहकार? चलो निकलो यहाँ से, हमें काम करने दो। बड़ा आया शादी करने वाला। और सब औरतें हंसने लगती हैं। हाँ हाँ जा रहा हूँ, देखना सलाहकार तो बन के रहूंगा। गजब की बेइज्जती कर दी, अब क्या करूं? कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ ये सही रहेगा, घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा। रोशन अपने एक दोस्त के पास गया जो उसी राज्य में जोहरी का काम करता था। कैसे हो दोस्त? हाँ रोशन, बहुत दिन बाद दिखे आज, बताओ क्या काम पड़ गया आज? अरे काम कुछ नहीं, बस ऐसे ही। भाई बचपन से जानता हूँ तुझे, अब बता दे।
अरे मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए जो तुम्हें शाम तक वापस लौटा दूंगा। अच्छा, शाम तक लौटा भी देगा? ऐसा क्या करेगा भाई? वो बाद में बताऊंगा यार। तेरे लिए भाभी लाने का विचार है। बस कर, अब बड़ी बड़ी मत हाँक। ये ले, लेकिन शाम तक लौटा देना। रोशन वहां से सिक्के लेकर एक पनघट पर जा पहुंचा और वहां उसने देखा एक सुंदर सी लड़की पानी भर रही थी और रोशन उसके सामने से गुजर गया और एक एक करके सोने के सिक्के गिराता जा रहा था। अरे इस बेचारे राहगीर की कमाई तो गिर रही है, मुझे इसे बताना चाहिए। अरे अरे सुनो, आपके सिक्के तो गिरते जा रहे हैं। रोशन उसकी आवाज सुनकर अनसुना कर आगे बढ़ता रहा। लड़की दोबारा चिल्लाई, अरे भाई रुको, अरे सुनो, सिक्के गिर रहे हैं आपके। भाई सुनकर रोशन गुस्से से रुका और बोला, क्या है? कौन हो तुम? भाई मत कहो मुझे, समझी? अजीब इंसान है, एक तो मदद कर रही हूँ, ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रहा है। हाँ? क्या खाक मदद कर रही हो? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अच्छा जी, उल्टा चोर और कोतवाल को डांटे। हाँ? और नहीं तो क्या, पूरे 2 साल बाद मुझे पसीना आता है जो गिरते ही सोना बन जाता है। अभी बस मुझे पसीना आना शुरू ही हुआ था कि तुमने मुझे टोक दिया। क्या सच में? ऐसा है तो तब तो तुम बहुत ही अमीर इंसान होगे। हाँ, घर गृहस्थी सब बढ़िया होगा। हाँ? और नहीं तो क्या, अब जाने दो मुझे। कहीं ऐसा मत बोल देना कि मुझसे शादी कर लो। वैसे इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, आप मुझसे शादी कर अपना घर बसा सकते हैं श्रीमान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। रोशन की तो मनचाही बात हो गई और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर वो घर आ गया। पिताजी देखो, आपके लिए बहू लाया हूँ। अरे अब तुझे लड़की कैसे मिल गई? आप इस घर में रहते हैं? आप तो बहुत बड़े धोखेबाज हो। आपने मुझसे कहा कि आप तो बहुत अमीर हो, सब कुछ है आपके पास। अरे भाग्यवान, तुम देखती जाओ, बहुत जल्दी मैं राज दरबार का सलाहकार बनने वाला हूँ। हाय, मैंने तो अपने कर्म फोड़ दिए, पता नहीं कब बनोगे आप सलाहकार। पिताजी, अब मेरा अगला पड़ाव क्या है? बेटा, पहले पड़ाव में तो तुमने लड़की को बहला फुसला कर शादी कर ली और पूरा कर लिया। अब दूसरा पड़ाव ये है, कुछ दिनों से हमारे राज्य में डकैती की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। तुम्हें उन डकैतों का लूटा हुआ सामान यहाँ वापस लाना है। क्या पिताजी, आप मरवाना चाहते हैं क्या मुझे? उन डकैतों से तो बड़े भैया भी पिटकर आ गए थे, मैं भला कैसे उनका सामना करूंगा? वो मैं नहीं जानता, तुम और तुम्हारा काम। रोशन पूरे राज्य में उन डकैतों के बारे में छानबीन करता है और एक दिन अंधेरे में घर वापस आते हुए शमशान घाट के पास कुछ आवाजें सुनाई दी। रोशन ने चोरी छुपे वो आवाजें सुनी। अरे उस्ताद, सबसे बढ़िया जगह है ये। लूट का सारा सामान यहाँ सुरक्षित है। दिन हो या रात, कोई नहीं भटकता यहाँ। सही कहा, भूत प्रेतों का डर तो लगा रहता है, लेकिन काम धंधा तो यहीं से चलेगा। अच्छा, तो सारे डकैत रात को यहीं रुकते हैं। अब माजरा समझ में आया। रोशन घर वापस आता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ सलाह करता है। अगले दिन सुबह जब ख्याली चंद मंदिर की तरफ निकल गया, तभी पीछे से रोशन की पत्नी ने रोना शुरू कर दिया और रोशन को जमीन पर लेटाकर ऊपर सफेद चद्दर डाल दी। अरे मेरे पति को क्या हो गया? अरे मेरे पति को क्या हो गया? अरे कोई इनका संस्कार करवा दो।
मैं तो बर्बाद हो गई। उसकी आवाज सुन आसपास पड़ोस के सब लोग इकट्ठा हो गए और अरे अचानक से रोशन को क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ भाई, अभी अभी तो शादी करके आया था बेचारा रोशन। अरे भाइयों, जल्दी से ले चलो, सूरज ढलने से पहले संस्कार कर देना चाहिए। कुछ लोग अर्थी को उठाकर शमशान घाट पर पहुंचते हैं। तभी रोशन की पत्नी कहती है, मेरे पति मरने से पहले बोल कर गए थे कि जो मेरा संस्कार करेगा उसका सत्यानाश होगा। क्या ये क्या बद्दुआ दे गया वो? चलो भाइयों, हम लोग नहीं कर सकते इसका संस्कार, अजीब इंसान था। और सब लोग उसकी अर्थी को शमशान घाट पर छोड़कर भाग गए। उनके जाने के बाद उसकी पत्नी एक पेड़ पर जा चढ़ी। अंधेरा होने पर 5 डकैत वहां पर आए और शमशान घाट पर अर्थी देखकर, अरे ये क्या बला है, इस अर्थी का संस्कार क्यों नहीं किया किसी ने? उस्ताद पता नहीं, कोई अभागा लगता है जिसको अग्नि भी नसीब नहीं हुई। चलो फिर इसका संस्कार तुम लोग कर दो, जो सामान चाहिए लेकर आओ। उनमें से 2 डकैत जाकर सामान लेकर आते हैं और जैसे ही 5 डकैत उस अर्थी के पास आते हैं, पेड़ के ऊपर से आवाज आती है, जितने आपने कहा था पूरे उतने ही हैं। ये सुनकर अर्थी पर लेटा हुआ रोशन बैठ गया। मुंह पर सफेद चद्दर और शमशान में अर्थी सब देखकर डकैतों की हालत पतली हो गई। पूरे 5 होने चाहिए, जितने मैंने कहा था। हाँ हाँ, पूरे उतने ही हैं। ये कोई भूतों की माया है, अपनी जान बचाओ। सब डकैत आनन फानन में सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद रोशन अपनी पत्नी से, आ जाओ भाग्यवान, पेड़ से नीचे आ जाओ, काम हो गया है। एक बात तो है, शादी मैंने चतुर और चालाक इंसान से की है। अब इतनी तारीफ भी सही नहीं है। चलो डकैतों का सारा सामान उठाओ और पिताजी के पास चलते हैं, वो चिंतित होंगे। पिताजी, आपका दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया, अब अगला पड़ाव क्या है? बेटा, 2 पड़ाव पार कर तुमने साबित कर दिया है कि तुम सच में राज दरबार के सलाहकार बनने के लायक हो। अब तुम्हारा अगला पड़ाव राज दरबार में अपने आप को उचित सलाहकार साबित करना ही है। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिताजी, आपके विश्वास को मैं कायम रखूंगा और जल्दी ही अपना ये पड़ाव भी पार कर लूंगा। उसके बाद रोशन राजमहल की तरफ निकलता है। महामंत्री जी, आज पूरे 2 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं मिला जो हमारे राज दरबार में मुख्य सलाहकार के पद को संभाल सके। क्षमा महाराज, लेकिन कल एक आखिरी आयोजन है जिसमें महल के प्रांगण में मैंने प्रजा में से सलाहकार पद के उम्मीदवारों का आयोजन किया है, जिसमें हम कुछ बिना जहर के सांपों को वहां छोड़ेंगे। जो कोई निडर और साहसी हुआ तो किसी अच्छे तर्क के साथ हमारे लिए उचित उम्मीदवार होगा महाराज। कल इसका फैसला भी हो जाएगा महामंत्री। सभी उम्मीदवार खुले मैदान में खड़े हैं, जिसमें रोशन भी शामिल है। मैदान के पीछे एक दीवार है जिसे कोई भी आसानी से फांद सकता था। ऊंचे मंच पर महाराज भैरव सिंह और कुछ मंत्रीगण विराजमान हैं। योजना अनुसार मंत्री जी ने भीड़ को देखकर सपेरे को सांप छोड़ने का आदेश दिया। अरे सांप, भागो! बाप रे, बहुत जहरीला सांप है, भागो भैया भागो! सब तरफ अफरा तफरी मच गई। सब लोग दीवार फांद के मैदान से बाहर हो गए। सिर्फ रोशन मैदान में खड़ा रहा और सांप उसके आसपास से निकल रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा साहसी पुरुष? मेरा नाम रोशन है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें मौत से भय क्यों नहीं है? मंत्री जी, मौत से भला कौन नहीं डरता,
लेकिन यहां पर बात विश्वास और हौसले की है। हम बचपन से महाराज की छत्र छाया में पले हैं और एक पल में ये कैसे सोच लें कि वो हमारी जान बिना किसी वजह के ले सकते हैं। मेरा अपने राजा के प्रति अटूट विश्वास यहां खड़े रहने की वजह है। बहुत खूब रोशन, तुम सच में एक निडर और समझदार इंसान हो। तुम सलाहकार पद के लिए हमारे राज्य के सबसे योग्य प्रतियोगी हो। महामंत्री जी, हमारी तलाश खत्म हुई। धन्यवाद महाराज। मेरा बचपन का सपना कि राज दरबार का सलाहकार बनूंगा पूरा हुआ। इसके बाद रोशन के पिता और उसकी पत्नी सब लोग राजमहल में बने सलाहकार के कक्ष में रहने लगे और रोशन अपनी राज्य की सेवा में लग गया। किसी ने सच कहा है कि अगर किसी चाह को तुम सच्चे दिल से मांगो और उस पर कार्य करो तो अवश्य तुम पा सकते हो, जैसा कि रोशन ने अपने सपने को सच कर दिखाया।